हेलो एंड वेलकम टू एलजेकेएस कोचिंग क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 मतलब चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें हमको जो भी बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या जिनके भी आने की पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको पहले से ही लिख दिया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में हो सकते हैं, लेकिन मैं केवल इन 7 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हूँ। अगर आप इन 7 क्वेश्चन और इन 7 फार्मूले पर अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए और इन 7 क्वेश्चन कर लिए तो मेरा गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में पूरा जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आएगा सारा कुछ कर लेंगे या फिर मैं कराऊंगा। देख लीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारा क्वेश्चन लिख दिया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और उसका 2 एप्लीकेशन लिखना है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन किसे कहते हैं। नस्ट इक्वेशन के बेस पर न्यूमेरिकल तो हर साल आते हैं। नस्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपका लगभग ये भी गेस किया जा रहा है कि न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं इस चैप्टर से। तो मान लीजिए न्यूमेरिकल्स ठीक है आते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे टॉपिक अगर इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो वो न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत है, बट उसमें से 7 क्वेश्चन और 7 ही हैं। इस पर तो टिप्पणी लिखना है, 6 ही क्वेश्चन है, 6 ही है मान लीजिए। तो अगर इसको सॉल्व कर लेना तो काम बन जाएगा। तो आपको नस्ट इक्वेशन के बारे में बताना और उसके विभिन्न टर्म्स, जो भी उसके टर्म्स हैं, कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बताना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। या अगर नस्ट इक्वेशन ज़्यादा मार्क्स का गया तो उसको प्रूव भी करना होगा आपको थर्मोडायनेमिक्स के क्लास में। फिर उसके बाद है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, मतलब फैराडे लॉ पर आपको प्रकाश डालना। प्रकाश डालने का मतलब उसके बारे में समझाना है कि फैराडे लॉ क्या होता है, कैसे काम करता है, उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन ये अगर 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए अगर वैलिड हो जाए तो वो स्टैंडर्ड हो जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स आने के चांस है, बट कोलराउस का नियम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ सकता है न्यूमेरिकल्स। और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं। अगर आपको प्लस माइनस थोड़ा से आ रहा है और थोड़ा से ब्रेक कर आना चाहिए कि जो एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल होते हैं उनको ब्रेक कैसे किया जाता है, अगर वो आ रहा है तो फिर आपका ये भी बन जाएगा, कोलराउस लॉ भी बन जाएगा। फिर उसके बाद छोटा छोटा 60 नोट टाइप का आपको इनके बारे में लिखना है। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक, और मोलर चालकता मतलब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फिर उसके बाद आपका है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब आपको इन 5 पॉइंटों पर, छोटे छोटे पॉइंट है, इसमें से बहुत सारे पॉइंट आपको पहले से ही याद होंगे। अगर ओम का नियम आपको पता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसी से सब बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। फिर उसके बाद इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा, इन पर फार्मूलाज, इनका फार्मूला भी लिख लेना है। अगर टिप्पणी आता है, कभी कभी करता है कि 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में डिफाइन करने के लिए आता है, वो भी देख लीजिएगा। फिर जो भी मैं फार्मूला लिखा हूँ, इन फार्मूला पर न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है और उसमें से सबसे ज़्यादा फोकस हमको करना है नर्स्ट इक्वेशन पर, जो कि ये लिखा गया है नर्स्ट इक्वेशन पर। अब ये प्रूफ नहीं किया गया है, बस इस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है मैं अभी कराने वाला हूँ आपको। तो इतना कम से कम आपको इस चैप्टर में, मैं लगभग हर चैप्टर में 5 या 7 क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ। वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, मैं एक एक करके आपको फार्मूला, जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है। बट ये छोटे छोटे जो हेडिंग है, जो छोटे छोटे जो डेरिवेशन है, जो डेफिनेशन है, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, तब तक इसको नोट कर लीजिए। जैसे देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन ताप पर ईएमएफ ज्ञात कीजिए। मतलब ये टेम्परेचर दिया है 298 का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 डिग्री सेल्सियस बेस्ड पर नस्ट इक्वेशन को जो डिजाइन किया गया है, आप लोग जानते हैं कि नस्ट इक्वेशन को कैसे डिजाइन किया गया है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होल अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट या एनोड अपॉन कैथोड,
लेकिन ये कंसंट्रेशन के टर्म में। ये तो हो गया हमारा नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन लिखना बहादुरी नहीं है, इसमें से जो लोग हैं क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको हम कैसे पुट करेंगे वैल्यू, ये मैटर करता है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन, ये तो तय है कि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी 100% में 90% चांस है इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए। और ये आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का। ठीक है, चेक करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो आपको ये डाटा दिया रहेगा, जो भी सेल का डाटा दिया रहेगा, ईएमएफ जो भी दिया रहेगा, उसको आपको देखना है कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है कि रिडक्शन पोटेंशियल में है, मतलब ऑक्सीकरण विभव में है कि अपचयन विभव में है, ये आपको जज करना होगा। तो ई कैसे पहचानेंगे, तो याद रखिएगा, अगर कोई भी मेटल से ऐसे करके, मतलब मेटल स्लैश मार्क देके और ऐसे N प्लस किया है, तो समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन निकला होगा ना, इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। और अगर कभी भी यम के पास N प्लस ऐसे आ जाए, N प्लस और प्लस ऐसे स्लैश मार्क देके M आ जाए, तो समझ जाइएगा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल को शो कर रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे सोडियम है तो सोडियम से बन गया सोडियम प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तब ना ऐसा हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब ऑक्सीडेशन। और अगर मैं इसी का उल्टा करूं, जैसे मेरे पास मान लीजिए मैग्नीशियम आयन है और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैग्नीशियम बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश किया, तो क्या हो गया, रिडक्शन। तो Mg प्लस प्लस से Mg बना, Mg प्लस प्लस से Mg बन गया, मान लीजिए इस टाइप से। तो अगर इस टाइप का डाटा है, याद रखिएगा 2 डाटा है। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि आपको इस इक्वेशन में किसको लेके चलना है, ऑक्सीडेशन को लेके चलना है कि रिडक्शन को लेके चलना है। तो याद रखिएगा, हमेशा यूपीएससी वालों ने बोला है कि आपको रिडक्शन को लेके चलना है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल को हमको प्रायोरिटी देनी है, अपचयन विभव को प्रायोरिटी देनी है, ऑक्सीडेशन को प्रायोरिटी नहीं देनी है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो ऑक्सीडेशन के टर्म में देखिए इस टाइप से दिया है ना, तो ऑक्सीडेशन के टर्म में तो हमको क्या करना होगा, इसको रिडक्शन के टर्म में चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है सर, जो दिया है बस उसके आगे माइनस लगा दीजिएगा, माइनस लगा देंगे, वो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन में भी कन्वर्ट करना है तो भी उसके आगे माइनस लगा देना है। तो याद रखिए, अब ये ऑक्सीडेशन में इसकी वैल्यू कितनी आई है, प्लस ना, तो देखिए रिडक्शन में क्या होगा, इसको मैं चेंज कर रहा हूं ऐसे E0, मान लीजिए सॉल्व करने का यहां से तरीका है, बट मैं वहीं पे कर दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा अपने हिसाब से। E0 Fi प्लस प्लस से बन गया है Fi, तो देखिए इसको मैं इसको यहाँ किया, तो यहाँ पे प्लस में है ना, तो डाटा को मैं माइनस में लिखूंगा, माइनस 0.44 वोल्ट। अब आपके दिमाग में ये नहीं नाच रहा होगा कि सर अगर रिडक्शन में दिया ही रहे क्वेश्चन में तो तब तो सोने पर सुहागा हो गया, अगर रिडक्शन में दिया ही रहेगा तो आप चेंज करके ऑक्सीडेशन में मत कर लीजिएगा, हमेशा आपको सवाल जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबको रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ड पर लगाना है, याद रखिएगा। तो अब हम ये नहीं लेके चलेंगे, माइनस 0.44 लेके चलेंगे, याद रखिएगा। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक जगह और फंसेंगे कि इस सेल में एनोड और कैथोड कैसे डिफाइन करें, एनोड और कैथोड को कैसे जज करेंगे। तो एनोड और कैथोड को जज करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक भी पढ़े हैं उसके लिए, वो भी देख सकते हैं, या और भी तरीके हैं उसको जज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद है, किसी तरह से सेट कर लिए हैं अपने माइंड में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होगा, जो मेटल ऊपर होगा वो हमेशा एनोड होता है, और जो नीचे होगा वो हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है। ये मान लीजिए मैंने होता है, याद रखिएगा, मानना थोड़ी है, होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सेल दिया है इसका रिएक्शन लिखने वाले, मतलब सेल रिएक्शन, कभी कभी पूछ देता है कि इसका सेल रिएक्शन दीजिए, तो सेल रिएक्शन देखिए कैसे लेना है। Fi से Fi प्लस प्लस बना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, वैसे ही लिख देना है। देखिए Fi से बना है क्या, Fi प्लस प्लस, तो ऐसा कब हुआ होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन Fi से निकले होंगे। अरे भाई, जब Fi से 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसका 26 इलेक्ट्रॉन होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 24 इलेक्ट्रॉन, तब ना जाके Fi प्लस प्लस हुआ होगा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिएक्शन होता है, ये एनोड है, तो ये रिएक्शन एनोड पर होगा, तो आप लिखेंगे एट एनोड, एट एनोड, एनोड पर ये रिएक्शन हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन आयन से H2 बन गया है, तो हाइड्रोजन आयन से बना दीजिए आप H2। अब बैलेंस कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस करने तो आ ही रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से या आयन मेथड से। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर 2 कर दिया,
बैलेंस हो गया। अब ऐसा कब हो सकता है, दोनों तरफ चार्ज बराबर नहीं है, चार्ज बराबर करने के लिए इधर 2 प्लस है ना, इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया ताकि ये 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उसको न्यूट्रलाइज कर दे। अब देखिए रिएक्शन मेरा बैलेंस हो गया। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, जो इक्वेशन बनेगा उसी को कहेंगे सेल रिएक्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूं Fi प्लस 2 हाइड्रोजन आयन, Fi प्लस 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, और ये जो बचा जो बना ये हो गया Fi प्लस 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 H2। याद रखिएगा ये सॉलिड के टर्म में है, ये आयन है तो एक्वस होगा, फिर ये भी एक्वस होगा, और ये क्या है, ये गैस है तो इसका हम लोग प्रेशर डिफाइन करेंगे, दिस इज द गैसियस, इसको हम लोग प्रेशर, गैस के टर्म में प्रेशर से हम लोग शो करते हैं, यहाँ पर प्रेशर का यूज करेंगे। याद रखिएगा गैस अगर बन रही है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर प्रेशर यूज किया जाएगा। अब ये हो गया हमारा सेल रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस हुआ है इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन में ये आपको पता चल गया कि ये एनोड है ये कैथोड है, ये पता चल गया। अब उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं लिखने वाला हूं इसको, एक लाइन और लिख देता हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल के जगह क्या लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड का है, स्टैंडर्ड वैल्यू आपके बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी ने एकदम अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके दिया है। माइनस 0.0591, कुछ लोग इसको 0.06 भी लिखते हैं वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। 0.n log, अब ये n देखिए क्या है, n नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने मोल है, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ वही लिख देना है आपको। तो 2 है तो 2 लिख दीजिएगा यहाँ पर। फिर log a का मतलब एनोड, एनोड किसको माने हैं, Fi को, तो Fi का कंसंट्रेशन, ऐसे जो ब्रैकेट लगा है ना इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, तो A का कंसंट्रेशन मतलब एनोड का कंसंट्रेशन इसमें कितना है ये दिया है, Fi के आगे दिया है। तो इसको क्या आप ये नहीं लिख सकते हैं 1 2 3 मतलब 10 टू पावर -3 नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखने से सुविधा हो जाएगा आपको, याद रखिएगा। तो 10 टू पावर -3 लिख दिया, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे ये बताएगा कि रिएक्शन में Fi के आगे कुछ है, रिएक्शन में Fi के आगे कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं करिएगा। अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो इसका स्क्वायर करना होगा हमको, याद रखिएगा। ये सब छोटी छोटी बातें, मैं एक क्वेश्चन को डीप में ले रहा हूँ तो उसके बाद स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। होल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, अब देखो ये हो गया कैथोड, कैथोड हम किसको माने हैं, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन आयन की जो मोलारिटी है कितनी दी है 1, तो 1 यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, और 1 का अगर मैं स्क्वायर भी करूंगा क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 1 का स्क्वायर भी करूंगा तो कितना होगा 1 ही ना होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड हमने किसको माना है, हाइड्रोजन को कैथोड माना है, तो हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है ना वो 0 होता है, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में दिया है। माइनस ई नॉट एनोड, एनोड तो Fi को माने है ना, तो Fi का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है भाई, उतना। तो माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.44, ओके, माइनस 0.0591 होल अपॉन 2 log, अब देखो ये तो 1 है कोई मतलब नहीं है, -3 आगे आ जाएगा क्योंकि log m के पावर n रहता है तो आगे आ जाता है ना, n आगे आ जाता है, तो log m के पावर n है तो n आगे आएगा, तो -3 आगे आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 3, और log 10 बेस कुछ नहीं है तो 10 मानेंगे, log 10 बेस 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसको छोड़ दिया। अब इसके बाद आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करके इसमें जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, देखिए आंसर आ गया 0.44 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 होल अपॉन 2, इसमें इसका डिवाइड करके जोड़ दीजिए, आपका जोड़ने पर ओवरऑल कैलकुलेट करके देख लीजिएगा यही आएगा 0.523 वोल्ट। अरे इसका इसमें डिवाइड करिएगा, इसमें डिवाइड कर लीजिएगा 2 का, फिर उसके बाद जोड़ देना। अब ये मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी सिखा रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन दिया, और ये 3 मार्क का क्वेश्चन दिया है जो कि आप एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बहुत बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, PS = 10 वाले विलेन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन कीजिए। मतलब PS 10 दिया है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है हमको, PS दिया है केवल, ये अलग यूनिक सवाल है एनसीईआरटी का। देखिए कैसे सॉल्व होगा। अगर पीएच का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा से
आप अगर पीएच पीछे का नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, या अगर आपको पता है कि पीएच क्या होता है तब तो काम बन जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि पीएच जो होता है, पीएच को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन नोन एज पीएच। एकदम सिंपल सी परिभाषा है। पीएच अगर फाइंड करना है तो आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, आराम से फाइंड हो जाएगा पीएच, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहां पर पीएच दे दिया है, तो पीएच देने का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट रूप से आपको क्या दे दिया, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दे दिया है। अब आप सोच रहे हो कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, जितना भी अगर 10 दिया है ना पीएच, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यही आने वाला है 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर, यही आने वाला है। या अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले पीएच से हाइड्रोजन आयन कैसे फाइंड करते हैं वो सिखा दे रहा हूं आपको। तो देखिए पीएच 10 दिया है, 10 लिख दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद माइनस यहाँ पर है, तो इसको मैं ऊपर भी तो लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के पावर -1, ये भी तो लिख सकता हूँ, तभी तो -1 आगे आया होगा, log m के पावर n है तभी तो आगे आया होगा। तो इसको अब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log m के पावर माइनस है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। और बेस कुछ नहीं दिया है तो बेस 10 मानते चलिएगा हमेशा। अब देखो ये 10 हो गया, अब 10 टू पावर 10 इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10 टू पावर 10 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसे हो गया, ये होता है प्रॉपर्टी log n बेस a इज इक्वल टू x, तो a के पावर x इज इक्वल टू n नहीं होता है, ये log थोड़ा मोड़ा पड़ा है ना, a के पावर x इज इक्वल टू n ये होता है। और भी इस प्रॉपर्टी होती है, कैसे कौन किससे इक्वल नहीं होता है, तो बात की बात है, मैं फिलहाल में बस जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ आपको ताकि काम चल जाए हमारा। तो 10 के पावर 10 इज इक्वल टू n, ये पूरा n है, तो 10 के पावर 10 हो गया। ओके, मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई करूं, या आप सोचो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जी नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन दिस, और 1 अपॉन दिस का मतलब ये ऊपर जब जाएगा तो 10 टू पावर -10 हो जाएगा मोल पर लीटर। मतलब ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हमें मिल गया। अब जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हमें मिल गया तो फिर सोचिए अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पर सेल का ईएमएफ नहीं फाइंड करना है, केवल एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। तो कैसे, अब हाइड्रोजन आयन से देखिए हम ऐसे बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन से क्या बन सकता है, इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन आयन के पास आएगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, H2 बन गया। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 कर लिया। अब याद रखिएगा ये प्रोडक्ट के रूप में गैस प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर एक गैस है और यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं दिया। जब कंसंट्रेशन न दे तो हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन 1 मान के चलेंगे, 1 मोलर मान के चलेंगे। तो कंसंट्रेशन नहीं दिया है कोई बात नहीं, ये एक्वस होगा। फिर अब इसके बाद इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे देखिए इसका हमको मानक अपचयन विभव अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, E0 हाइड्रोजन आयन से बन गया क्या, H2, E0 हाइड्रोजन आयन से बन गया H2। और आप जानते हैं हाइड्रोजन आयन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। अगर विश्वास नहीं है तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक बार देख लीजिए। तो हाइड्रोजन आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विभव जो होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो होता है 0 वोल्ट। ओके, ये हमको जरूरत है, इसका जरूरत है, क्यों, क्योंकि हमको संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव हमको चाहिए, हमको ये नहीं, नॉट नहीं चाहिए, हमको E चाहिए, E हाइड्रोजन आयन से H2 हमको ये चाहिए। तो इसके लिए सर इसका जरूरत पड़ेगा ना, यूज कर लीजिएगा। तो अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, देखिए फार्मूला लिखेंगे, नस्ट इक्वेशन आप लिख दीजिए यहाँ पे, नस्ट समीकरण से फार्मूला बनाइए, एक इलेक्ट्रोड के लिए फार्मूला बनाइए। अगर सेल रहता तो यहाँ पर लिखते E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, अगर सेल नहीं है इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर E इलेक्ट्रोड बराबर E0 इलेक्ट्रोड, E इलेक्ट्रोड बराबर E0 इलेक्ट्रोड, ऐसे बनाइए, -0.0591 होल अपॉन n log, दिस इज द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये भी लिख सकते हैं,
चाहे एनोड अपान कैथोड लिखिए, चाहे प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट लिखिए, दोनों बात एक ही है। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बना है, गैस। तो याद रखिएगा जब प्रोडक्ट के रूप में गैस प्राप्त हो तो वहां पर हमको उसका प्रेशर लेके सॉल्व करना है। मतलब कितना देखेंगे, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है क्वेश्चन में, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर तो हमको पता है सर कि इसका वैल्यू जो होता है ये 0 होता है, क्योंकि ये तो मैं पहले ही लिख दिया हूं। -0.0591 होल अपॉन n नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 हैं, 2 सर 2 होंगे ना यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो 2 प्लस 2 माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर 2 लिख दिया, लाग कर दिया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट में गैस बना है, गैस का प्रेशर नहीं दिया है तो 1 मानेंगे, 1 मान लिया। होल अपॉन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बताइए। अरे दिया है सर, दिया नहीं है, पीएच से निकाला है, 10 टू पावर -10। तो 10 टू पावर -10 ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -0.0591 होल अपॉन 2 लॉग, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 10, और 10 आगे आ जाएगा तो बचेगा क्या, log 10 बेस 10, और log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये 10 आगे आ जाएगा, तो 10 आगे आ जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 यहां से यहां पर आ जाएगा। मतलब आंसर हमारा आने वाला है -0.591 वोल्ट। कितना शानदार आंसर आया है। E2H+ से बना H2, ये आंसर है। इसको अच्छे से चेक बॉक्स में कर दीजिएगा और यहाँ पर डाल दीजिएगा दिस इज द आंसर, 100% करेक्ट, फुल मार्क्स मिल जाएगा, गारंटी है। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है इलेक्ट्रोड विभव के क्वेश्चंस को। और भी क्वेश्चंस करते हैं, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 298 केल्विन टेम्परेचर पर ईएमएफ फाइंड करना है। और भी डाटा दिया था, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, मेन यही था। कॉपर दे दिया है, कॉपर इतने वोल्ट पर है और मैग्नीशियम इतने वोल्ट पर है। मैं फिर बोला कि नस्ट इक्वेशन आया तो आप ये तो सोचिएगा हिम्मत कि वो क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, वो कितना हो हार्ड क्वेश्चन हो बन जाएगा। बस पहले तो भरोसा होना चाहिए कि हम क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से बन जाते हैं। लेकिन लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज दे दिया है तो हमसे नहीं बन पाएगा, पहले ही डिमोटिवेट हो जाएगा तो कहाँ से बन पाएगा। मैं बोला कि सबसे पहले आपको एनोड और कैथोड को जज करना होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होगा वो एनोड, जो नीचे होगा वो कैथोड। तो कॉपर जितने भी पैसे वाले धातु जैसे कॉपर हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब जितना भी पैसा जितना भी महंगा वाला होता है वो सब नीचे है, और जो मेटल है, जो हाईली जो रिएक्टिव मेटल है वो ऊपर है। तो ये ऊपर है तो ये एनोड हो गया, और ये नीचे है तो ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। लेकिन आप भूल गए, पेपर में भूल गए, नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, एनोड कैथोड में मैं फंस जा रहा हूँ। तो मैं आपको के लिए एक और ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिसका भी वोल्टेज माइनस में, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन में होना चाहिए, ऑक्सीडेशन में नहीं। ये देखिए रिडक्शन में है ना, पहला काम आपको यही देखना है कि दोनों रिडक्शन में दिया है कि नहीं। तो अपचयन में है, बिल्कुल ये भी अपचयन में, ये भी। अगर इसको छूना नहीं, ये नहीं कि किसी का साइन चेंज कर देना, नहीं करना है। अपचयन में तो छोड़ दीजिए, अगर ऑक्सीडेशन में होगा तब चेंज कर दीजिएगा। अब दोनों अपचयन में है तो हमको सबसे पहले ये सोचना है कि किसका वैल्यू माइनस में ज्यादा दिया है, माइनस मतलब कम। तो माइनस में किसका वैल्यू ज्यादा, देखो ये माइनस में ज्यादा है, ये तो माइनस में है ही नहीं। तो जो जितना ज्यादा माइनस में होगा वोल्टेज वही एनोड होगा, उसके बाद दूसरा वाला कैथोड होगा। ये आप सिंपल से जज कर सकते हैं कि नहीं, एकदम सिंपल है। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अब एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है बाय डिफॉल्ट। यहां से भी आप एनोड कैथोड, अगर ऐसा सेल का जो मैकेनिज्म ऐसे अगर दिया रहेगा तो आप यहां से भी आप ये देख लीजिएगा कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा एनोड, और जिसका रिडक्शन होता है वो हमेशा कैथोड। मान लीजिएगा यहाँ पर सेल के लिए, क्योंकि हम लोग डेनियल सेल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सेल कांस्टेंट, पहले सेल रिएक्शन लिखिएगा। तो सेल रिएक्शन देखिए कैसे लिखते हैं, Mg से Mg++ बना, लिख दीजिएगा। Mg से बना है, क्या बना है सर, Mg++। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी बनेगा। चलिए ये एनोड पर हो गया, एट एनोड, यहां पर लिख दीजिएगा एट एनोड। फिर एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, Cu++ से क्या बन गया है सर, Cu बन गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन एंट्री मारे होंगे तभी तो ऐसा हुआ हो, 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे तभी तो, इधर प्लस है इधर नो चार्ज, 2 प्लस 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, न्यूट्रलाइज कर दिया, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो अब जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन देखना है बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई करना होगा, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके ही तभी ऐड करिएगा, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
मैग्नीशियम प्लस Cu प्लस प्लस गिब्स Mg प्लस 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 सी, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन तैयार हो गया, क्योंकि सेल के अंदर जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है। तो मैग्नीशियम ये इसके आगे कुछ नहीं दिया है, प्लस प्लस कुछ नहीं है, तो ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये एक्वस होगा, ये आपका एक्वस होगा, और ये क्या होगा सॉलिड स्टेट में। ओके, अब आप एनोड कैथोड जज कर लिए, फिर उसके बाद देखिए इसका कंसंट्रेशन दे दिया है, कंसंट्रेशन दे दिया है, तो अब आराम से आप नर्स्ट इक्वेशन लगाइए और कैलकुलेट करिए, थोड़ा सी कंसंट्रेट होकर कर। अब ये जो 0.001 दिया है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ज्यादा बेटर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0.001 दिया है तो क्या मैं इसको 10⁻³ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए ये डेसिमल यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ। अब ये मैं क्या सिखा रहा हूँ, अब इसको भी मैं लिख सकता हूँ इसी तरह से 10⁻⁴ लिख सकता हूँ, आप भी लिख लीजिए, हो जाएगा। अब इसके बाद मैं नर्स्ट इक्वेशन पर सीधे चलने वाला हूँ। तो नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिखना है आपको कि हम जानते हैं नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होल अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। या अगर आपको ये, अब देखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करने का मतलब ये है, प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट ये है, बाकी ये दोनों सॉलिड है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन हम लोग 1 मानते हैं, तो इन दोनों को छोड़ देंगे, बाकी हमारा काम इसी से होगा। तो प्रोडक्ट में एनोड अपने आप आ जा रहा है, तो आप एनोड अपॉन कैथोड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एनोड भी लिख दिया और यहाँ पर कैथोड लिख दिया और इसका कंसंट्रेशन कर दिया। अब चलिए डाटा फिल करते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा, देख लीजिए। डाटा फिल करिए, तो ई सेल को लिखेंगे क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड कौन है, कैथोड कौन है सर, कैथोड ये तो एनोड है, ये कैथोड है, तो कैथोड की वैल्यू हो गई 0.34 माइनस ई एनोड, एनोड तो माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2.37 हो गया। ओके, फिर उसके बाद माइनस, इसको सॉल्व कर दीजिए, 0.0591 होल अपॉन एन, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल हैं, 2 मोल, 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 हो गया, लॉग एनोड का कंसंट्रेशन, एनोड का मतलब मैग्नीशियम कंसंट्रेशन 10⁻³ तो 10⁻³ होल अपॉन 10⁻⁴। अब इसी को सॉल्व कर देना है भाई, अगर इसको सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, मैं क्या करूं। अगर इसको सॉल्व करने नहीं आ रहा तो आपको अलजेब्रा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको नहीं आ रहा, लॉग नहीं आ रहा है, तो इंटरमीडिएट में क्यों आ गया। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 2.71 ओके, माइनस ये हो जाएगा 0.0591 होल अपॉन 2 लॉग, ये 3 से 3 कट जाएगा, एक 10 बचेगा माइनस में, ये ऊपर जाएगा, एक 10 हो जाएगा, और log 10 बेस 10 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 1, तो इसको छोड़ दीजिए, ये 1 हो गया, छोड़ दिया, तो ये हो गया 2.71, इसमें से माइनस कर दूं कितना हो जाएगा 0.0295 अप्रोक्सीमेट मान लीजिए। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे आपका आएगा 2.68, और भी आएगा छोड़िए 2.68 वोल्ट। यही हमारा आंसर है, यही हमारा ई सेल है। कितना इजीली तरीके से सॉल्व हो जा रहा है नॉस्ट इक्वेशन। तो अब नॉस्ट इक्वेशन पर मैं क्वेश्चन नहीं लगाने वाला हूं, जब भी बनेगा क्वेश्चन इसी लेवल का बनेगा, याद रखिएगा, इससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं देता, इसी लेवल का बनेगा और आप कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब थोड़ा सा कोलोराउस लॉ पर भी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कि उन पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, नोट करिए। देखिए एक ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे पूछा है कि 4 धातु 4 मेटल है ABCD, जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः ये है, तो इनकी घटती हुई सक्रियता का क्रम बताना है, मतलब सक्रियता का घटता हुआ क्रम। पहले आपको बताना है किसकी सक्रियता सबसे ज़्यादा है, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, पहले ये बताना है, फिर उसके बाद कम, उससे कम, फिर एकदम खत्म। तो कहने का मतलब, अब इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी का कुछ टर्म्स याद होना चाहिए। अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी अच्छे से नहीं याद किया है तो इस टाइप का क्वेश्चन 100% नहीं बनेगा, और अगर थोड़ा से याद कर लिया है तो इस टाइप का क्वेश्चंस बन जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। जैसे मैं आपको छोटा सा विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जो ज़्यादातर एग्जाम में आपके आ सकते हैं, मैं उसको बनाया हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ लिथियम, ये मान लीजिए एक टेबल हो गई छोटी सी,
लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। अब इसके बाद जो होता है ना, इसके बाद इसके जो नीचे होता है, इसके नीचे बेसिकली ये होता है हाइड्रोजन हो गया, इसके नीचे है, नीचे जाएंगे तो दिखेगा नहीं, इसके नीचे हाइड्रोजन हो गया। फिर उसके बाद पैसे के अकॉर्डिंग जो धातुएं हैं, सबसे सस्ती धातु कापर हो गई, फिर उसके बाद Hg हो गया, फिर उसके बाद Ag हो गया, Ag के बाद Au हो गया, फिर उसके बाद Pt हो गया। अब ये टर्म चलता है मान लीजिए, अगर आपको इतना भी याद है तो काम आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से बन जाएगा। अब ये एक पैटर्न में याद होना चाहिए, अगर एक पैटर्न में याद नहीं है तो फिर काम नहीं बन पाएगा। जैसे पैटर्न में याद करने के लिए मैंने बनाया है, क्या बनाया है, जैसे देखिए ये 3 वर्ड, इससे क्या मिल रहा है आपको, सेंस क्या जा रहा है, लिखबा, लिखबा, लिखबा। जैसे आप किसी से बोल रहे हैं कि लिखबा, तो क्या अब वो पूछेगा, अब मैं बोलूँगा कि लिखबा, तो आप बोलेंगे का लिखबा, है ना, तो का लिखबा का। तो अब वो पूछ रहा है कि का लिखबा, तो मैं एक सेंटेंस, लंबा सा सेंटेंस दे दिया, अच्छा सा सेंटेंस दे दिया, क्या कि आपको ये लिखना है, ना मगल, ना मगलजन फेपब। ये इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया, ना मगलजन फेपब, ना मगलजन फेपब, ना मगलजन फेपब। देखिए ना मगलजन फेपब, ना मगलजन फेपब, या आप किसी भी तरह से ट्रिक बना के, या एक छोटा सा वर्ड है, इसको किसी तरह से अगर याद कर ले तो बस यहीं तक काम हमारा हो जाएगा। लिखबा कभी नहीं भूलेगा। फिर उसके बाद एक वर्ड है ना मगलजन फेपब, ये अगर किसी भी तरह से याद करिए, आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अगर याद किए हैं तो इस तरह से पैटर्न बना के याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से याद करिए। इसके बाद जहां पर ये खत्म हो गया, फेपब मतलब लेड जहां तक खत्म हो गया, उसके बाद आपको हाइड्रोजन लेना है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। इसके बाद आप जानते हैं जो मुद्रा धातुएं होती हैं, जो सोना है, चांदी है, पारा तो मान लीजिए लिक्विड फॉर्म है, वो यूज होता है थर्मामीटर में, फिर Au हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो इन सभी धातुओं में सबसे सस्ता कौन है, पारा। तो पैसे के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, सबसे सस्ता, फिर उससे मांगा पारा, फिर पारा से मांगा चांदी, चांदी से मांगा सोना, फिर उसके बाद लास्ट में प्लेटिनम। तो इस तरह से अगर पैटर्न याद किए हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब दूसरी बात याद रखिएगा, ऊपर से नीचे हम आते हैं, ऊपर से नीचे विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैं इसको ऊपर मान रहा हूँ, सबसे ज्यादा सबसे ऊपर लिथियम होता है। तो ऊपर से नीचे अगर आ रहे हैं तो अपचायक क्षमता घटता है। पहला चीज हो गया अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता घटता है। अब 2 होता है, एक होता है ऑक्सीकारक क्षमता, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक अपचायक क्षमता होता है, एक ऑक्सीकारक क्षमता होता है। तो अपचायक अगर घट रहा है तो क्या बढ़ेगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगा, ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अपचायक क्षमता। और दूसरा पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन जो निकालने या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, उसके बाद ये निकालेगा, उसके बाद ये निकालेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी घट रही है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता का घटता क्रम। तो 2 तो घट रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घट रही है, और ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घट रही है, और इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है। मतलब ये लोग जल्दी जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और ये लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। जैसे डेनियल सेल में हम लोग क्या यूज करते हैं, जिंक और कॉपर। तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिंक से बनता है Zn+++2 इलेक्ट्रॉन, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और कॉपर Cu+++2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है। डेनियल सेल आप लोग पढ़ा होगा। तो ये एनोड को रिप्रेजेंट करता है और ये कैथोड को रिप्रेजेंट, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन हो जाता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता का। तो एक अगर याद रखेंगे तो ऊपर से नीचे वाला अगर याद रहेगा तो नीचे से ऊपर इसी का उल्टा कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। क्योंकि एक तरह से दिमाग सेट करेंगे तभी काम बनेगा, अदरवाइज दिमाग सेट नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। फिर उसके बाद सक्रियता दिया है, रिएक्टिविटी है, तो रिएक्टिविटी भी ऊपर से नीचे आता है तो घटता है। तो यहां पर लिख सकते हैं सक्रियता, सक्रियता का घटता क्रम, मतलब रिएक्टिविटी भी क्या होती है, घटती जाती है। तो अब देखिए फिर मैं ये भी आपको बताया कि जो भी मेटल, जिस भी मेटल का पोटेंशियल मतलब विभवांतर या ईएमएफ
माइनस में जितना ज्यादा होगा वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में उतना ही ऊपर होगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ज्यादा जो माइनस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो इसी का होता है, लिथियम का होता है। तो अब याद रखिए, जो सबसे ज्यादा माइनस में हो वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, ऐसे कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन बन गया आपका, कुछ नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा भी दम नहीं है। देखिए क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व हो रहा है। जो सबसे ज्यादा माइनस में है, जिसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा माइनस में है, वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसमें माइनस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है? देखिए -2 वोल्ट, -2 वोल्ट से ज्यादा नहीं माइनस में है, तो -2 वोल्ट किसका है? बी का। तो बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, या बी प्रबल अपचायक है, और बी दुर्बल आक्सीकारक है। कुछ प्रबल अपचायक होगा तो दुर्बल आक्सीकारक होगा, एक दूसरे का बात उल्टा है, याद रखिएगा। तो बी सबसे ज्यादा सक्रिय। अब इसके बाद माइनस में देखिए किसका वैल्यू है, माइनस में इसके बाद है वैल्यू ये लास्ट वाले का, डी का। तो इसके बाद डी की बारी आ जाएगी, डी हो गया। फिर उसके बाद माइनस में तो है नहीं, तो धीरे धीरे प्लस में सबसे ज्यादा जो होता है वो एकदम लास्ट में, वो कम सक्रिय होता है। इन लोगों का प्लस में डाटा होता है। अब देखिएगा एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे तो इसका सारा डाटा माइनस में दिया है और इसका सारा डाटा क्या दिया है? प्लस में दिया है। तो प्लस में जो जितना ज्यादा होता है वो प्रबल आक्सीकारक होता है और दुर्बल अपचायक होता है। तो याद रखिएगा प्लस। इसके बाद कौन है? 0.34 है। फिर प्लस में सबसे ज्यादा वो है तो उसको लास्ट में लिखना है। इसके बाद 0.34 को लिख दीजिए, 0.34 मतलब सी, तो सी लिख दिया। उसके बाद तो क्या है, ये हमारा पैटर्न है। मतलब सक्रियता का घटता क्रम ये हो गया। सबसे ज्यादा सक्रिय बी वाला होगा, बी वाला मेटल, उसके बाद डी वाला, उसके बाद सी वाला, उसके बाद ए वाला। तो इस तरह से अगर पैटर्न थोड़ा से याद है तो आप आराम से इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, एक तो तय है कि एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है और आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा से दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। नहीं तो फिर आपको किसी तरह से आ रहा है तो और अच्छी बात, नहीं तो अगर नहीं आ रहा है तो मैं तो सिखा गया। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन और दिया है कि यदि HCl, NaCl और CH3COONa मतलब सोडियम एसीटेट के लिए लैम्डा इनफाइनाइट के मान क्रमशः दिस हैं, तो एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा इनफाइनाइट का मान क्या था? मतलब आपको एसिटिक अम्ल की वैल्यू बताते। ये क्वेश्चन एकदम कोलराउस नियम के बेस पर, कोलराउस के बेस पर। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको इन सभी को ब्रेक करने आना चाहिए। अगर ब्रेक करने आ रहा है तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ब्रेक करने नहीं आ रहा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो देखिए हमको क्या करना है, सबको ब्रेक करना है, जैसे इक्वेशन बनाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? HCl है तो आप ऐसे लिखिएगा, कोलराउस के नियम के आधार पर सबको हम ब्रेक करने जा रहे हैं। तो देखिए HCl है तो मैं इसको लिख रहा हूँ लैम्डा इनफाइनाइट HCl इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ये कैपिटल लैम्डा है, आप ये लैम्डा भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल लैम्डा इनफाइनाइट ये भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो याद रखिएगा कोई भी विद्युत अपघट्य है, ज्यादातर ही दुर्बल विद्युत अपघट्य पर आधारित है। कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो उसकी जो तुल्यांकी चालकता होती है, कोलराउस का नियम मैं बोल रहा हूँ कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता जो होती है उसमें उपस्थित धनायन व ऋणायन के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं की योग के बराबर होती है। किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसमें उपस्थित धनायन व ऋणायन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। एकदम सिंपल सा नियम है, आराम से आप इसी से फार्मूला बना सकते हैं, इसी से इनका नियम आप बना सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसकी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। तो इस तरह से ब्रेक कर लीजिएगा। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया, एक इक्वेशन बना लिए। NaCl को इसी तरह से ब्रेक कीजिए, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl, तो ये हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ऐसे ब्रेक कर दिया। अब देखो कभी कभी क्या होगा ना, जैसे अगर 2 है CaCl2 टाइप का है, जैसे आ गया CaCl2, तो उसमें कुछ लोग गलती कर देते हैं। CaCl2 को अगर हमको ब्रेक करना, क्योंकि मैं उस टाइप का भी क्वेश्चन देने वाला था, उस टाइप का भी मिल गया होता तो उस टाइप का, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे ब्रेक करिएगा, लैम्डा इनफाइनाइट CaCl2 इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट Ca प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस करिएगा, लेकिन यहाँ पर Cl 2 है ना तो यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, 2 करना। फिर लास्ट में जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये Cl बन जाए, है ना। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, थोड़ी भी गलती माफ नहीं की जाएगी, क्योंकि तुरंत आंसर गलत, और अगर एग्जामिनर आंसर मिला रहा है तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, तो मार्क्स ही नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे हमने तो किया था सब लेकिन मार्क्स नहीं मिला।
तो कुछ गलतियां होती हैं तभी नहीं मिलते। लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA ये है, तो इसको ब्रेक कीजिए। अब ये सोडियम एसीटेट है, तो आप जानते हैं ये एसीटेट आयन होता है, ये सोडियम आयन होता है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO-, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आपको देखिए चीटिंग करना है। कहाँ से चीटिंग करना है? क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछ रहा है। पहले तो जो दिया है उसको आराम से ब्रेक कर लीजिएगा, सबको ब्रेक करने आ जाएगा, आराम से ब्रेक हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दिया है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है भाई? एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। अब ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो इसको अगर हमको ब्रेक करना होगा तो लैम्डा इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा कैपिटल लैम्डा बनाते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO-। हमको ये लाना है, मतलब हमें ये चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपको ये देखना है कि इन सभी इक्वेशंस में, इन सभी जो 3 इक्वेशन आप बनाए, जो भी गिवन इक्वेशन है जो बनाए हैं, इनमें लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस और CH3 किस इक्वेशन में मैच कर रहा है। तो जिस इक्वेशन में मैच कर रहा है आप उनको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो देखिए किसमें H प्लस यहाँ पहले वाले में मैच कर गया और CH3COOH तीसरे वाले मैच कर गया। तो मैं बता दूं आपको, पहला और तीसरा को ऐड कर देना है, और दोनों को ऐड करने के बाद जो भी बचे उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 100% सही आएगा। देख लीजिएगा, अब मैं इसको ऐड करूंगा और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखिए इसको ऐड करूंगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड, ये फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दिया, फिर माइनस कर दिया सेकेंड इक्वेशन को, सेकेंड को माइनस किया। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया, लैम्डा इनफाइनाइट HCl प्लस, इसको मैं प्लस कर रहा हूं, लैम्डा इनफाइनाइट कैपिटल लैम्डा, सॉरी, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO-Na, ये लिख दिया। फिर उसके बाद मैं इसको माइनस कर दिया, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl माइनस कर दिया, सोडियम क्लोराइड साल्ट को माइनस कर दिया। अब देखिए जब आप इसको ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। इसमें से सोडियम कट जाएगा और Cl से Cl कट जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐड किए हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो चलिए मैं इनको लिख के आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए पहले मैं इसको लिखा, पहले HCl का लिख लूँ, HCl का लिख दिया यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, फिर उसके बाद फिर प्लस किसको किया, थर्ड वाले को, तो लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस। फिर हमको सब्ट्रैक्ट किसको करना है, सेकंड वाले को। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। अब देखिए कट रहा है ना, कुछ ना कुछ जरूर कटेगा। देखो ये Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल आउट हो गया, और एक सोडियम प्लस है तो सोडियम से सोडियम कट गया। तो देखो बचा क्या भाई, H प्लस CH3COO माइनस। और अभी मैं आपको बताया कि H प्लस CH3COO माइनस को क्या लिख सकते हैं, दिस लिख सकते हैं। तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH। और यही तो, इसी का तो वैल्यू हमको चाहिए था। तो चलिए सबका डाटा फिल करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर कुछ आगे 2 नहीं आया है, अदरवाइज अगर आया रहता तो मैं उसमें 2 से या 3 अगर आया रहता तो 3 से डिवाइड करके तब उसको काटता, या किसी एक स्टैंडर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके सबको इक्वल करके, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके आप काटिए पीटिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो HCl की वैल्यू कितना दी है सर, HCl की वैल्यू दी है इसके लिए क्रमशः 380.5 प्लस इसकी वैल्यू लास्ट वाले की 78.5। ओके डन। फिर माइनस करना है, NaCl को माइनस कर दीजिएगा 109, इसको माइनस कर दीजिएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। तो ये हमारा आंसर जो आने वाला है लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा 350 आएगा। इसको ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको जोड़ के इसको घटा देना है, आंसर आ जाएगा 350। अब इसका जो यूनिट है, ये जो यूनिट है यही लिख देना, ओम के पावर -1। इसको ओम के पावर -1 को साइमेंस भी लिख सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी चलेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक के घाते -1, तुल्यांक के पावर -1 या इक्विवेलेंट वेट होता है उसके पावर -1। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। और यहाँ तक अगर आप कर दे रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे फुल मार्क्स। तो अगर
कोलराउस के बेस पर क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे। अब और आपको क्वेश्चंस जो मोलर चालकता होता है, तुल्यांकी चालकता होता है, सेल नियतांक होता है, छोटे 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 क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस पर भी कमांड बना के जाना है। उसके फार्मूला को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए और उसके फार्मूला पर भी 2-4 सवाल लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी नर्स्ट इक्वेशन में गिब्स एनर्जी वाला आ जाता है फार्मूला कि गिब्स एनर्जी का डेल्टा जी की वैल्यू बताइए, तो बस ई सेल आप निकालिएगा, उसके आगे -nf से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। -nf मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू -nf ई सेल, -nf ई सेल, आराम से हो जाएगा। तो ये वाला भी फार्मूला कभी कभी मान लीजिए, इस पर तो कभी पूछा नहीं है बट कभी पूछ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना आपको बताया गया उस पर सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चंस और देख लीजिएगा, आराम से आपको आ जाएगा। देखिए, मैं एक इस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा था कि आपको इस टाइप का क्वेश्चंस भी तैयार कर लेना है। मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, इसी में से सारा कुछ कर ले रहा हूँ, आप अपने से करिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दिया है कि किसी विद्युत अपघट्य के m/2 बिलियन के प्रतिरोध 25 ओम पाया गया। पहले जो जो दिया है इसमें सबसे पहले आप लिख लीजिएगा ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है। रेजिस्टेंस दे दिया R बराबर 25 ओम, तो रेजिस्टेंस दे दिया तो चालकता निकाल लीजिए पहले, क्योंकि यूज हो जाएगा कभी कभी। चालकता बराबर होता है 1/प्रतिरोध, अरे प्रतिरोध का व्युत्क्रम भी चालकता कहलाता है, तो ये हो जाएगा 1/25 ओम के पावर -1, रहने दीजिए इसको। फिर उसके बाद दिया है, देखिए सांद्रता दे दिया है, ये सांद्रता या मोलरता दे दी है, मोलरता बराबर 1/2 या इसको लिख सकते हैं 0.5 मोल पर लीटर। ओके, और क्या दिया है, यदि सेलों के मध्य दूरी जो है L की वैल्यू दी है, L बराबर स्मॉल l दिया है। सेल के मध्य जो दूरी होता है, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी ये L हो गई, और इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूरी दे दिया है बेसिकली L बराबर 2 सेंटीमीटर और एरिया दे दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है मोलर चालकता, मतलब लैम्डा m की वैल्यू फाइंड करना है। अब लैम्डा m की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले देखिए इतना तो लिख दिया। अब लिखने के बाद कुछ तो माइंड में आया कि चलो ये दिया है तो लैम्डा ए फाइंड करना है, तो लैम्डा ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको लैम्डा ए का फार्मूला चाहिए। तो इसका फार्मूला आपके माइंड में है अगर, कि लैम्डा m इज इक्वल टू होता है कप्पा गुणे 1000 बटे मोलरता या सांद्रता, तो बस काम बन जाएगा। अब किसी तरह से कप्पा के चक्कर में पड़ना होगा। ये कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब कप्पा कैसे निकलेगा, तो कप्पा के लिए आपने एक रिलेशन बनाया होगा कि कप्पा इज इक्वल टू चालकता गुणे सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट। तो अब देखिए छोटा छोटा फार्मूला तैयार है तो तभी सॉल्व होगा, अगर ये फार्मूला तैयार नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कंडक्टिविटी कितनी है, कंडक्टिविटी है ना 1 या इसको ऐसे लिख सकते हैं G स्टार सेल नियतांक की वैल्यू बोलिए L/A, तो ये हो जाएगा C की वैल्यू 1/25 इंटू L की वैल्यू बोल दीजिए। L कितना है सर, 2 सेंटीमीटर में रहने दीजिएगा, चेंज नहीं करना है क्योंकि सीजीएस में ही डाटा ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग। और A का एरिया कितना है, एरिया है 4, तो ये हो गया ओवरऑल 1/2 का मतलब 0.5 और होल अपॉन 25। तो ये चलिए ठीक है, इतना ही रखा क्योंकि आगे कट पिट जाएगा सब। तो कप्पा इज इक्वल टू इतना आ गया। आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इतना ही ले रहा। तो कप्पा का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम के पावर -1 सेंटीमीटर के पावर -1, ओम के पावर -1 सेंटीमीटर के पावर। ओके, कप्पा की वैल्यू देखिए फाइंड हो गई। अब कप्पा की वैल्यू जब फाइंड होगी तो आपको मोलरता तो पता ही है सर, मोलरता पता है तो बस इसमें फिट करना है और आंसर ले लेना है, कुछ करना थोड़ी है। तो यही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही प्रॉब्लम है कि आपको छोटा छोटा फार्मूला तैयार करना होगा। फार्मूला तैयार है तो बन जाएंगे, नहीं तैयार है तो नहीं बनेंगे। तो कप्पा की वैल्यू है 0.5 होल अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 1000 होल अपॉन मोलारिटी कितनी है 0.5। मैं इसीलिए नहीं रखा था क्योंकि ये कट जाएगी, ये एक कट जाएगा और ये हो जाएगा 40 हो गया। मतलब लैम्डा m की वैल्यू कितनी आ गई, 25 चौका 100, 40 बार में आ गया। मात्रक क्या हो जाएगा इसका यूनिट, ओम के पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल के पावर -1, ये यूनिट हो गई, सिंपल से। तो इस टाइप का क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है
कि आपको फार्मूले तैयार होने चाहिए। फार्मूले अगर तैयार हैं तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना होगा, बन जाएंगे। फिर उसके बाद फैराडे का लॉ जरूर याद रखिएगा और उस पर भी कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि फैराडे लॉ पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। मैं जितना बता दिया उसी के बेस पर आपको अध्ययन करना है। आप देखेंगे रिजल्ट आपका अच्छा जाएगा। आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो और बेटर है, आपका परसेंटेज और इंक्रीज कर सकता है अगर इससे ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं तो। धन्यवाद।